सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा करंट अफेयर हमारा चला हुआ है और हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2.5 साल का करंट अफेयर आपको करना ही करना होगा अगर आप सेफ साइड लेकर चलना चाहते हो। थोड़ी सी बातें मैं आपको बता देता हूँ आज सीरीज स्टार्ट करने से पहले। इससे पहले जो है हरियाणा करंट अफेयर 2024 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर 2024 हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो है 12 क्लासेस हम कर चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अब जो है हमारा हरियाणा करंट अफेयर कौन सा स्टार्ट हो रहा है? हरियाणा करंट अफेयर 2025 स्टार्ट हो रहा है और इसके अंदर भी जो है 12 क्लासेस रहने वाली है। एक दो चीजें क्लियर करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप नहीं स्टार्ट करते हैं या फिर कोई आपका टारगेट होता है तो उससे पहले आपको स्ट्रेटेजी करनी होती है। आपको एक टारगेट निर्धारित करना होता है कि कैसे जो है उस टारगेट पर पहुंचा जाएगा। तो इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 12 क्लासेस होने के बाद जो है 13वीं क्लास जो आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, 2024 के सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स देख लेंगे। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और कौन से जिले से वह संबंध रखता है। ठीक है, 13वीं वीडियो ये आनी थी और 14वीं वीडियो कौन सी आनी थी? हरियाणा की परियोजना। मतलब कि 13वीं वीडियो तो यही आनी थी कि भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो आज नहीं आई है, 13 नंबर पर वीडियो नहीं आई है। इसका कारण ये है क्योंकि कंटेंट नहीं रेडी हो पाया मेरे भाई। ठीक है, तो कंटेंट रेडी होने का एक कारण ये भी है कि जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेटा होता है ना वो नहीं मिलता है हरियाणा का स्पेशली। ठीक है, आप किसी भी और चीज का देख लेना, चाहे एनसीईआरटी की किताबों का डाटा देख लेना या फिर नेशनल का करंट अफेयर का डाटा देख लेना, इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो भी सीक्वेंस वाइज मेरे भाई। ठीक है, लेकिन जो हरियाणा का डाटा होता है ना वो व्यवस्थित तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको एक एक चीज जो है फाइंड आउट करनी पड़ेगी एक एक डिपार्टमेंट में जाके, तो इस चीजों में टाइम लगता है। इसीलिए जो है ये 13वीं वीडियो मैं यहां पर नहीं दे पा रहा हूं। इसीलिए मैंने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि 2025 का जो है करंट अफेयर हम स्टार्ट कर दें मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा करंट अफेयर 2025 जो है स्टार्ट कर दिया जाए और 12 क्लासेस इसके अंदर आएंगी, 12 दिन इसके अंदर लगेंगे। तो डेफिनेटली अगले 12 दिन के अंदर जो है ये काम मैं कंप्लीट कर लूंगा मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा जीके और हरियाणा का जितना भी करंट अफेयर होता है ना, सही बताऊं तो उसके अंदर प्रॉब्लम यही मिलती है कि आपको ऑर्गेनाइज्ड डाटा जो है कहीं भी नहीं मिलता है और किसी एक जगह पर आपको डाटा नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बस यही कारण है कि आपको जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। बाकी चीज़ें आपको सारी दी जाएंगी मेरे भाई, जितना मैंने आपसे प्रॉमिस किया वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। और हरियाणा करंट अफेयर के अंदर आपको कितनी वीडियोस मिलेंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2024 के अंदर आपको 12 क्लासेस 12 महीने को 12 क्लासेस मिलेंगी। 2025 के अंदर आपको 12 महीने की 12 क्लासेस मिलेंगी, यानी कि टोटल 24 क्लासेस मिलने वाली है। अब 24 क्लासेस के बाद एक क्लास आपको जो है कौन सी मिलेगी? एक क्लासेस आपको मिलेगी मेरे भाई 2024 के जितने भी स्पोर्ट्स है वो करेंगे। उसके बाद 2025 के जितने स्पोर्ट्स है वो करेंगे। 2 वीडियो ये हो गई। ठीक है, 24 और 2 कितने हो गए? 24 और 2 26 हो गए। 26 के बाद एक वीडियो आपको किसकी मिलेगी? हरियाणा की परियोजनाओं की मिलेगी, यानी कि कौन सी योजना जो है कब लागू की गई थी, किस वर्ष। मैक्सिमम जितनी हो पाएगी उतनी मैं यहां पर देने की आपको कोशिश करूंगा। और एक वीडियो इसके अंदर कौन सी दूंगा? नियुक्ति की दूंगा, अपॉइंटमेंट्स की दूंगा। ठीक है, नियुक्ति। तो इतनी वीडियोस तो आपकी आएंगी आएंगी। ठीक है, यानी कि कितना होगा? 26 और 2 28 वीडियोस तो आपकी इस सीरीज के अंदर आएंगी आएंगी जो आपका हरियाणा करंट अफेयर चला हुआ है। उसके बाद कोई एक या दो टॉपिक आप बता देना भाई हरियाणा करंट अफेयर में ये टॉपिक भी करवा दो, तो हम जो है 30 वीडियोस कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई इस टॉपिक के अंदर, इस सीरीज के अंदर मेरे भाई। समझ गए यहां तक? आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, जो हरियाणा सरकार के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा आपको एक ही जगह ना मिले ना, मेरा बस यही मकसद है कि एक जगह ऐसी बनाई जाए जहां पर आपको सारा व्यवस्थित डाटा मिले, सारा वेरीफाइड डाटा मिले, सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड डाटा मिले। बस यही मकसद है मेरे भाई। ठीक है, ताकि मुझे पता है कि कितने धक्के खाने पड़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के अंदर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं। अभी मैं जो है स्पोर्ट्स का करंट अफेयर तैयार कर रहा हूं, रेडी कर रहा हूं हरियाणा करंट अफेयर का। तो ये मैंने हरियाणा की सारे पोर्टल खंगाल दिए, सारी वेबसाइट खंगाल दी, वहां पर कहीं पर भी मेरे को एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा में नहीं मिला। एक एक चीज मेरे को उठानी पड़ रही है। ऐसा ही हरियाणा की परियोजना है, आप खुद करके देख लेना। कभी आपको लगे कि मैं ऐसे ही बेफालतू में बोल रहा हूं, नहीं। हरियाणा की जो परियोजना है ना, हरियाणा की परियोजना, हरियाणा की परियोजना, जैसे कि एक सेकंड,
जैसे कि है भावांतर भरपाई योजना हो गई, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो गया। ये जितनी भी योजनाएं हैं ना 1966 से लेके 2026 तक, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा पोर्टल नहीं है, कोई हरियाणा सरकार की एक ऐसी नेशनल लाइब्रेरी नहीं जहां पर आपको ये व्यवस्थित तरीके से एक साथ डाटा मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मेरा काम इतना ईजी हो जाएगा जितना आप समझ नहीं सकते मेरे भाई, ठीक है। लेकिन नहीं मिलेगा, मैं अपने लेवल पर पूरा फाइंड आउट कर चुका हूं इंटरनेट के ऊपर तो मेरे भाई, ठीक है। और इसीलिए जो है अब बुक का सहारा लेना पड़ रहा है भाई। जो अच्छे अच्छे ऑथर्स है ना हमारे हरियाणा के, उन्होंने जो जितनी बुक्स लिखी है उन सभी का जो है सहारा लेना पड़ रहा है और लेना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अगर एक साथ डाटा आपको देखना है तो ये चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, इस पर मैं काम कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। बस चैनल को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है, सारी अपडेट्स जो है टेलीग्राम पर मिलती है। अच्छा, एक और मैं क्वेश्चन का आंसर आपका दे देता हूं। बहुत जो साथी हैं वो मुझे टेलीग्राम पर या कॉमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि भाई जितनी आपने जो ये पीडीएफ बनाई है ना, जैसे कि इंडिया जीके के 75 सीरीज मैंने बनाई है, हरियाणा जीके के 142 सीरीज मैंने बनाई है, कंप्यूटर की 43 सीरीज बनाई है, ऐसे विस्तृत डिटेल में मैंने बनाई है। तो इनका जो है एक डाउट है बहुत सारे साथियों का, वो कहते हैं कि भाई एक कंबाइन पीडीएफ करके दे दो। देखो ये पॉसिबल नहीं है, और अभी तो फिलहाल इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे कामों पर लगा हूं और कंबाइन करने में बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि सारी पीडीएफ को एक एक करके जो है ऐड करना पड़ेगा, फिर एक लार्ज फाइल बनेगी मेरे भाई, समझ रहे हो। इसके लिए टाइम चाहिए। और दूसरा आपको ये बताऊं ना कि अपने शरीर को जो है ना, अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने शरीर के जो ऑर्गन्स है उनको अपाहिज मत होने दो। अपाहिज होने का क्या मतलब है, पकी पकाई चीजें मत लो, ठीक है। पकी पकाई चीजें ना लेने से क्या मकसद है मेरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ी मेहनत आप कीजिएगा, थोड़े अपने दिमाग को मेहनत करवाइएगा, थोड़े अपने हाथ पैर को मेहनत करवाइएगा, ये जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग को ये पता चल गया ना यार बैठे बैठे चीज मिल जाएगी, क्या जरूरी है, तो वो जो अपाहिजता अपंगता बनेगी ना आपके दिमाग में, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या है यार, एक चीज टेलीग्राम पे ऐसा तो है नहीं कि मैंने बहुत सारी चीजें अपलोड कर रखी हो, आपको मिलने में आसान है। आप जो है कंप्यूटर का, चलो हरियाणा जीके का ले लो, हरियाणा जीके के कितने हैं, 142 पीडीएफ मिलेंगी आपको, 142 पीडीएफ मिलेंगी। एक एक करके इनको डिलीट कर लो। आपका जो लैपटॉप है, आपका जो टैब है, आपका जो कंप्यूटर है, या जो भी है, वहां पर 142 के 142 पार्ट जो है सेव करके लिख लो मेरे भाई, और एक एक करके उनके पढ़ते रहो। थोड़ी थोड़ी अगर आप मेहनत करोगे ना, तब आपको उनकी कीमत पता चलेगी मेरे भाई। अगर मैं एक ही लार्ज फाइल अगर आपको बना के दे दूंगा ना, 142 पार्ट का एक ही लार्ज फाइल बनाकर दे दूंगा, तो यकीन मानना उसकी वैल्यू सिर्फ उससे ज्यादा नहीं होगी कि वो किसी कमरे के कोने में फेंक दी जाएगी मेरे भाई। इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होगी, चाहे आप अभी कितना कह लो कि ना जी मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। मैंने ये चीजें खुद करी है मेरे भाई, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो आपसे जो कहता हूं ना, थोड़ा सा उसका पालन किया करो, डेफिनेटली आपके भले के लिए ही कहता हूं मेरे भाई। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन टाइम मिलेगा तो इनका कंबाइन भी बना दूंगा, लेकिन वर्तमान में सच में अभी टाइम नहीं है। अभी और भी जो सिलेबस हमारा बचा हुआ है ना फ्री का, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और काम करने वाला सच बताऊँ तो मैं अकेला हूँ, पीडीएफ बनाने वाला भी मैं हूँ, वेरीफाई करने वाला भी मैं हूँ, ठीक है, और ऑफिशियल पोर्टल पर भी जाने वाला मैं हूँ, हर चीज़ से इकट्ठा कलेक्शन करने वाला भी मैं हूँ, लास्ट में वर्ड फाइल बनाने वाले भी मैं हूँ, पीडीएफ बनाने वाला भी मैं हूँ, ठीक है, और उसके बाद वीडियो बनाने वाला भी मैं। तो ये सारी वीडियोज़, इतना सारा काम करने के बाद मेरे भाई टाइम और एनर्जी दोनों नहीं बचती है। फिर भी समय लगेगा तो डेफिनेटली इस पर भी मैं काम आपका जरूर करके दूंगा मेरे भाई। इसके अलावा अगर कोई अभी आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए आज हम 2025 हरियाणा करंट अफेयर जनवरी के महीने की जो है शुरुआत कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां से तो इस वीडियो को जरूर देखना मेरे भाई, और जरूर इसको शेयर किया कीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, अब कुछ बच्चों को पता है क्या लगता है कि यार इतनी जो बकवास मैंने की है ना, ये ना करो भाई। अगर इतनी बकवास ना करूंगा ना मेरे भाई, तो आपको पता ही नहीं चलेगा चल क्या रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, कहां पहुंचना है। ये सारी चीजें जब तक आपकी क्लियर नहीं होगी ना, तब तक आप कितना भी कर लेना मेरे भाई, टारगेट को नहीं पता कर सकते आप, ठीक है। टारगेट पर आप नहीं पहुंच सकते। तो ये चीजें एक बार सुननी जरूरी होती हैं कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है, कहां से रास्ता बनाना है, कौन सा शॉर्टकट है जो मैं ले सकता हूं। सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई,
ठीक है, तभी चलने का फायदा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, समझदार व्यक्ति हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं हाल ही में किस विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने, ठीक है, हरियाणा के सेवा का अधिकार आयोग का दौरा किया। तो किस विभाग का जो प्रतिनिधिमंडल था उसने हरियाणा के सेवा अधिकार आयोग का जो है दौरा किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग था, इसने जो है हरियाणा के सेवा के अधिकार आयोग का जो है दौरा किया था जनवरी 2025 में मेरे भाई, ठीक है। हाल ही में प्रशासनिक सुधार और कार्मिक शिकायत विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के सेवा के अधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा डिस्कॉम्स और अंत्योदय सरल कॉल सेंटर का अवलोकन किया, यानी कि इसका जो है एनालिसिस किया। यह विभाग भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के जो है अधीन काम करता है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, सारी चीजें आपको जरूरी है, जितनी भी चीज यहां पर दे रहा हूं ना, हर चीज आपके लिए जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने कितनी अधिसूचित सेवाओं, यानी कि अधिसूचित यानी कि नोटिफाइड सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करके सेवा वितरण में सुधार किया। तो जो ये हरियाणा का सेवा आयोग है ना, ये क्या करता है, जो नोटिफाइड सेवाओं को है समयबद्ध तरीके से प्रदान करके, यानी कि टाइम टू टाइम जो है जो सेवा होती हैं, यानी कि जो लोगों की शिकायतों के लिए या फिर लोगों की लाभ देने के लिए चीजें बनाई गई ना, समय सुसमय समय से जो है वो प्रदान करता है हरियाणा का सेवा अधिकार, ठीक है, आयोग है ये। अब इसने जो है सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करके सेवा में वितरण सुधार किया है। कितनी अधिसूचित, कितनी नोटिफाइड, तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 422 मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने कुल 422 अधिसूचित सेवाओं को समयबद्ध तरीके से प्रदान करके सेवा वितरण प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किया है। सेवा वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक कार्यालय में समय सीमा दर्शाने वाले नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा शिकायत निवारण को सुदृढ़ करने के लिए एक स्वचालित अपील प्रक्रिया भी जो है शुरू की गई है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि आईकार की बात कर रहा है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि एनडीआरआई की बात कर रहा है। इसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात करके आए थे। एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है, जिसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में हुई थी, जिसको 1955 में करनाल हरियाणा में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। एनडीआरआई ने हरियाणा के किस जिले में स्वच्छता अभियान की एक श्रृंखला आयोजित की है मेरे भाई, ठीक है। तो हाल ही में यानी कि जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं, आईकर प्लस एनडीआरआई ने हरियाणा के किस जिले में स्वच्छता अभियान की एक श्रृंखला जो है आयोजित की थी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। करनाल में इस श्रृंखला का जो है आयोजन किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के द्वारा हरियाणा के करनाल जिले में स्वच्छता अभियान की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वच्छ और हरित भारत के प्रति जागरूक करते हुए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना था। इसके तहत संस्थान के कर्मचारियों द्वारा विशेष वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए थे मेरे भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान चर्चा में रही मेरा गांव मेरा गौरव योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। अभी मैं जो कह रहा था ना कि व्यवस्थित तरीके से डाटा नहीं मिलता है हरियाणा का, ये जो हरियाणा की परियोजना है ना, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है हरियाणा की परियोजना। तो ये जो टॉपिक है ना हरियाणा की परियोजना, ये भी व्यवस्थित तरीके से कोई हरियाणा का पोर्टल ले लेना, कोई हरियाणा की वेबसाइट ले लेना सरकारी, एक साथ आपको कहीं पर नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये जो स्वच्छता पखवाड़े के दौरान चर्चा में रही थी एक योजना हरियाणा की, जिसका नाम है मेरा गांव मेरा गौरव योजना मेरे भाई। इसको किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसको जो है 2015 में मेरे भाई शुरू किया गया था, ठीक है। मेरा गांव मेरा गौरव, ठीक है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना को जो है वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों द्वारा गांवों का चयन कर किसानों को सीधे जोड़ना और प्रयोगशाला से भूमि तक कृषि तकनीकों को तेजी से पहुंचाना है। इस पहल के तहत वैज्ञानिक व्यक्तिगत दौरे या फोन के माध्यम से किसानों को कृषि तकनीक की समय पर जानकारी प्रदान करना है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हाल ही में हरियाणा के किन 2 जिलों में यमुना नदी और सिंचाई नहरों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का स्तर अत्यधिक बढ़ गया है मेरे भाई। तो हरियाणा के किन 2 जिलों में जो है यमुना नदी और सिंचाई नहरों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन जो होते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल
जो ये रासायनिक ऑक्सीजन की मांग है ये अत्यधिक बढ़ गया है मेरे भाई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरीदाबाद और पलवल में जो है ये अत्यधिक बढ़ गया है मेरे भाई। चलो इसको देख लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिले में अनुपचारित अपशिष्ट छोड़े जाने के कारण, अपशिष्ट क्या होता है, जो कंपनियों का, जो फैक्ट्रियों से गंदगी निकलती है ना, प्लास्टिक हो गया, कूड़ा कचरा हो गया या प्रदूषित जल हो गया, वो जो है सीधे नहरों में छोड़ा जाता है मेरे भाई। उससे क्या हुआ, तो उसके छोड़े जाने पर यमुना नदी और सिंचाई नहरों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो है इसका स्तर काफी बढ़ गया है मेरे भाई। जिला प्रशासन के अनुसार यह प्रदूषण स्तर स्वीकार्य सीमा से 400% से 500% अधिक दर्ज किया गया है। इसके कारण पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर शून्य हो गया है। अब इसका मतलब समझते हो, जब पानी के अंदर क्या मिल जाता है, प्लास्टिक मिल जाता है, पानी के अंदर गंदगी मिल जाती है, पानी के अंदर प्रदूषित जहर मिल जाता है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो मछली होती है ना मेरे भाई, जो मछली होती है वो पानी के अंदर जो है, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, ये बात आपको पता भी होगा। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसी के कारण मछली जीवित रहती है मेरे भाई। उसी के कारण क्या होती है, मछली जीवित तो रहती है। लेकिन जब पानी के अंदर मेरे भाई प्रदूषित जहर मिल जाता है, काला पानी मिल जाता है, प्लास्टिक मिल जाता है, जितना भी कचरा है वो सारा मिल जाता है, तो इससे क्या होता है, जो पानी की ऑक्सीजन होती है ना वो कम हो जाती है या फिर शून्य हो जाती है, और इसी के कारण जो है मछलियां मरने लग जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए कारण क्या हो जाती है, मछलियां मरने लग जाती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे भाई। ठीक है, जिससे जलीय जीवन नष्ट हो रहा है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार पेयजल या सामान्य जल निकायों के लिए बीओडी का मानक स्तर कितना निर्धारित किया गया। अभी बीओडी की यहां पर बात करके आए हैं ना, ये देखो रासायनिक ऑक्सीजन मांग इसको बोला जाता है। तो इसका स्तर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है कितना फिक्स किया है, तो कितना फिक्स किया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है ये फिक्स किया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों के अनुसार जल के लिए स्वीकार्य बीओडी नामक 10 मिलीग्राम प्रति लीटर निर्धारित है। हालांकि फरीदाबाद और पलवल के हालिया नमूनों में इसका स्तर 35 से 40 मिलीग्राम प्रति लीटर और यमुना के कुछ स्थानों पर तो यह 50 मिलीग्राम प्रति लीटर तक पहुंच गया था। अब आप खुद सोच सकते हो, जो चीज 10 निर्धारित की गई है और ये चीज बढ़कर जो है 50 तक पहुंच जाए, तो ये कितना बड़ा नुकसान है मेरे भाई। ये इंसानों के लिए तो है ही, क्योंकि हम पानी कहाँ से पी रहे हैं, हम कोई भगवान हमको पानी थोड़ी दे रहे हैं, हम तो पानी यहीं से पी रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ है, उत्तराखंड के पहाड़ है, यहां से नदियां निकलती है। यहां से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है। बेसिक एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये जो नदियां हैं बहकर आती हैं, विभिन्न स्टेटों से बहकर जो है ये चली जाती है समुद्र के अंदर मेरे भाई। यमुना जो नदी है हमारे हरियाणा से प्रवेश करती है, पता है ना, कालेसर नेशनल पार्क से जो है प्रवेश करती है। अब यमुना का नदी का जो पानी है ना, हरिद्वार तक बिल्कुल मतलब जो है बिल्कुल स्वच्छ रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो यमुना नदी है ना, यमुना नदी ये दिल्ली के अंदर आते आते इतनी जहरीली हो जाती है मेरे भाई, इसके अंदर मछलियां जो जानवर है ना वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं मेरे भाई। और यही पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं मेरे भाई, याद रखना, यही पानी हम पीने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए ये पानी हम इंसानों के लिए तो खतरनाक है ही मेरे भाई, जानवरों के लिए भी ये खतरनाक है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसका स्तर कितना पहुंच गया था, 35 से 40, और यमुना के कुछ हिस्सों में तो 50 मिलीग्राम तक जो है ये स्तर पहुंच गया था मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हरियाणा के किस शहर में ब्लिंकिट द्वारा 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने की नई पहल जो है शुरू की गई है। तो हरियाणा के किस शहर में जो ब्लिंकिट के द्वारा 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस, अब ये एम्बुलेंस भी जो है प्रदान करने लगे हैं ब्लिंकिट वाले। ब्लिंकिट क्या होता है, जो सामान होता है ना, डिलीवरी होती है, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, ये मंगाते हैं ना, सभी मंगाते हैं मेरे भाई, तो ये 10 मिनट में डिलीवरी कर देता है किसी भी सामान की। अब हरियाणा का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसके अंदर एम्बुलेंस को भी ये 10 मिनट के अंदर भेज देगा मेरे भाई ब्लिंकिट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुग्राम जिले के अंदर मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ब्लिंकिट ऐप द्वारा गुरुग्राम शहर में 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा जो है शुरू की जा रही है, जिसले अगले 2 वर्षों में देश के अन्य शहरों में भी विस्तारित किया जाएगा। इस सेवा के तहत उपभोक्ता ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं। ब्लिंकिट इस एम्बुलेंस सेवा को 2000 की किफायती फीस पर जो है उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रख रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये अब आप प्राइवेट करोगे ना, अब इसका भी एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं मेरे भाई। अब ये चीज क्या है, एक तरीके से प्राइवेट है, प्राइवेट ही है,
समझ रहे हो ना, प्राइवेट है। क्यों प्राइवेट है? ब्लिंकिट तो प्राइवेट ही है, किसी इंसान का है, बनाया हुआ है ये चीज, एप्लीकेशन बनाया, यहां से आप बुक करोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब जो है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस अगर हम सरकारी हॉस्पिटल से मंगाते हैं या किसी हॉस्पिटल से मंगाते हैं ना, तो ये इतनी लेट आती है, इतना लेट तो पिज्जा भी नहीं आता। ये सच्चाई है, बता रहा हूं। कभी आपको लगा कि मैं एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, ये चीज आपको भी पता है मेरे भाई। अगर एम्बुलेंस को आप सरकारी हॉस्पिटल से मंगाओगे तो भूल ही जाओ, इतने तो इंसान ही ऊपर टपक ले मेरा भाई, मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो अब इन्होंने इसका फायदा उठाया। ये जो प्राइवेट चीजें होती है ना, ये इसी चीज का फायदा उठाती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई सरकारी जो सुविधाएं हैं ना वो नहीं दे पा रही है, तो नहीं दे पा रही है तो हम इसका फायदा उठाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे लेकिन समय पर उपलब्ध कराएं। ये सब मिली भगत होती है मेरे भाई, सरकारी और प्राइवेट की जो ऊपर ऊपर के लोग हैं ना, अडानी हो गए, ठीक है, और जो अंबानी हो गए, इन सब की मिली भगत होती है। पैसा कमाने के लिए यही चीज करते हैं सरकारी संस्थानों के साथ मिलकर मेरे भाई। समझ आ गई सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, बीएसएनएल क्यों बर्बाद हुआ? सिर्फ इसी के कारण तो बीएसएनएल बर्बाद हुआ क्योंकि बीएसएनएल ने भाई बहुत सारे खंबे लगा रखे थे, जो टावर होते हैं ना, पूरे देश में विस्तृत कर रखा था, उसका एक्सप्लान कर रखा था, सब कुछ रेडी था। लेकिन समय आने के बाद ये बीएसएनएल का जो जमा जमाया काम था ना, सरकारी काम था। बीएसएनएल में वैकेंसी क्यों नहीं आती है? पहले बीएसएनएल में बम्पर वैकेंसी आती थी, आईटी डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती थी, इंजीनियर की वैकेंसी आती थी, आईटीआई डिपार्टमेंट की वैकेंसी आती थी। अब क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये बचा ही नहीं मेरे भाई। इसका जो कराया काम था ना, वो सारा बेच दिया मेरे भाई अंबानी को। अंबानी को जो ये जियो लगा रखा है ना, काम कर रखा है, इस पे दुनिया जान के पैसे कमा रहा है। ये जो टावर खड़े हैं ना, ये बीएसएनएल के ही टावर खड़े हैं मेरे भाई, इनको बेच दिया गया जियो को। ये बहुत बड़ी चीजें हैं मेरे भाई, आई होप आपको ये चीजें पता होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस नए संस्थान की जो है स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो शहरी उत्कृष्टता केंद्र का जो है निर्माण करने का जो है ये क्या लिया है, निर्णय लिया गया। तो हरियाणा सरकार ने मेरे भाई सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए, जो शहरी विकास होता है ना, उसको सुनियोजित तरीके से यानी कि व्यवस्थित तरीके से बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने जो है शहरी उत्कृष्टता केंद्र बनाने की जो है स्थापना का निर्णय लिया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में सुनियोजित और वैज्ञानिक तरीके से शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए शहरी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक ज्ञात और तकनीकी दक्षता के माध्यम से हरियाणा के शहरी जीवन यापन सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का शहरीकरण स्तर राष्ट्रीय औसत 31% से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? तो ये हरियाणा का शहरीकरण स्तर जो है 35% से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का शहरीकरण स्तर 35% है, जो कि 31% के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके अलावा राज्य की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 44.25% है, जो राष्ट्रीय दर से 32% से काफी अधिक है। इस तीव्र शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी उत्कृष्टता केंद्र जैसी दूरदर्शी संस्था की जो है आवश्यकता महसूस की गई है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था जो शहरी विकास है ना, उसको सुव्यवस्थित तरीके से जो है लागू करने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। अब उस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो शहर है ना, शहर वो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए जो है एक केंद्र की जरूरत पड़ी। और ये सब चीजें क्यों हो रही है मेरे भाई? क्योंकि गांवों से लोग जो है शहरों में आने के लिए मजबूर हो गए हैं मेरे भाई, क्योंकि गांवों में बेसिक चीजें ही नहीं मिल पा रही। अब किसान मेरे हिसाब से जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण इंसान है ना, दो ही महत्वपूर्ण इंसान मैं इस पूरे देश की मानता हूं। एक तो किसान मेरे भाई, और दूसरा कौन सा मानता हूं? दूसरा मानता हूं मेरे भाई फौजी। फौजी को क्या बोलेंगे मेरे भाई? फौजी लिख लो, कोई बात नहीं है, फौजी लिख लो मेरे भाई। मेरे हिसाब से इस देश को चलाने वाले वर्तमान में ही नहीं, किसी भी समय में इन दो व्यक्तियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फौजी का इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी हम नॉर्मल लोग हैं ना, हम चैन की नींद सो पाते हैं सिर्फ इनकी वजह से मेरे भाई, और हम जो खाना खा पाते हैं ना, वो सिर्फ इनकी वजह से खा पाते हैं मेरे भाई। अगर किसान किसानी छोड़ देगा ना, अभी मैंने पीछे एक न्यूज़ देखी थी, पता नहीं कितने 250 पता नहीं कितने गांवों के लोगों ने जो है किसानी खेती करनी बंद कर दी मेरे भाई। अब जाहिर सी बात है, अगर किसानी खेती करना बंद कर देगा तो खाओगे क्या? पैसे खाओगे क्या? महंगाई खाओगे क्या? चीनी 70 रुपये किलो। चलो खैर, इन पे तो मुद्दों पे बात क्या करनी। वो डायलॉग सुना था ना, डैश डैश है तो मुमकिन है। भाई ये है तो 100 रुपये किलो चीनी होना भी मुमकिन है, टेंशन ना लो, समझ गए ना।
डैश है तो मुमकिन है, समझ गए ना, तो वो है तो मुमकिन है। डोंट वरी, अभी तो 70 किलो हुई है, ये 100 किलो भी मुमकिन है, टेंशन ना लो, ये हो जाएगी आने वाले समय में। अगर समय से अगर किसी ने अपनी, सभी लोगों ने अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी ना, तो ये होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे भाई, याद रखना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं, हाल ही में अवैध खनन की जांच के दौरान हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम पर हमला किस जिले के घाटा शमशानाबाद गांव में हुआ था मेरे भाई। तो आप सभी जानते हैं मेरे भाई, जो राजस्थान का बॉर्डर है और जो नू मेवात का बॉर्डर है ना मेरे भाई, यहाँ पर जो है अवैध खनन चल रहा था। ठीक है, अवैध खनन से जो है मिट्टी खिसकने और बहुत सारी चीजें जो है होने का जो है डर था मेरे भाई। तो इसी का दौरा करने के लिए, अवैध खनन को रोकने के लिए जो है एक टीम का गठन किया गया था मेरे भाई। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो की टीम जो है भेजी गई थी, इस पर जो है हमला कर दिया। कहां पर हमला कर दिया? घाटा शमशानाबाद गांव में जो है इस टीम के ऊपर हमला कर दिया। और ये जो घाटा शमशानाबाद गांव है, ये कहां पर है? ये नूह के अंदर है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का मेरे भाई। हाल ही में खनन माफियाओं के द्वारा नूह जिले के घाटा शमशानाबाद गांव में, ये जनवरी 2025 की खबर है, याद रखना, अवैध खनन के निरीक्षण के दौरान हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो के अधिकारियों पर हमला किया गया। इस हमले में ब्यूरो की टीम को पथराव के कारण चोटें आई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत 22 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की। मेरे भाई ये जो न्यूज आप देख रहे हो ना, ये जो न्यूज, यहां पे न्यूज लिख देता हूं। अब ये जो टीम बनाई गई, टीम तो अच्छे के लिए बनाई गई ना, क्योंकि अवैध खनन हो रहा था, उसकी देखरेख के लिए बनाई गई। अब ये जो टीम के ऊपर पथराव किया ना, पथराव किया, ये किसने किया? 22 लोगों ने किया। हो सकता है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे मेरे भाई, और ठीक है 22 लोगों पर एफआईआर की है। मैं सिर्फ यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो खनन कर रहे थे ना, जो खनन कर रहे थे, इनको क्या बोला जाता है? भूमि माफिया बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? भूमि माफिया बोला जाता है। तो ये जो भूमि माफिया है ना, ये इन्होंने पथराव थोड़ी किया, इनको पता है कि ऐसे गरीब लोग भरे पड़े हैं इस दुनिया में, जो 1000 रुपए के लिए, जो 500 रुपए के लिए अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। इनको लोगों को, जो वहां पर गरीब, वहीं पर काम कर रहे होंगे वो गरीब लोग, उनको ही क्या किया? इन्हीं भूमि माफियाओं ने 1000 2,000 के नोट पकड़ा दिए और कह दिया भाई इस टीम को जो है यहां पर आपको एनालाइज करने नहीं देना है, वरना हमारा धंधा बंद हो जाएगा। सिर्फ 2000 के चक्कर में मेरे भाई ऐसा चीज होती है, ये ऐसी ऐसी चीजें होती है, क्योंकि हम, हमारे बीच में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो अपना जमीर, आत्मा सब कुछ मार कर बैठे हैं मेरे भाई, सिर्फ 500-1000 रुपए के लिए। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल देख लो, अभी बीजेपी की टीम गई थी, कॉकरोच जनता पार्टी है ना, कॉकरोच जनता पार्टी, चलो जो ये पार्टी जैसी भी है, मुझे नहीं पता कैसी है, मेरे हिसाब से तो सही काम कर रही है मेरे भाई। अब चलो ठीक है, काम ये क्या कर रही है? अभी ये कहां पर गई? राजस्थान के अंदर गई थी मेरे भाई, स्कूलों का निरीक्षण करने गई। वहां पर वहीं के लोगों ने जो है इनके ऊपर पथराव कर दिया, और ये खबर तो आपको ही पता होगी। तो और वहां के लोगों ने क्या बयान दिया पता है? कि ये जो है खुद इन्होंने अपनी गाड़ियां तोड़ दी, खुद इन्होंने अपने ऊपर मिट्टी डाल ली, खुद इन्होंने जो है पथराव किया, ये स्कूलों को बंद करने आए थे। बताओ, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग वहां के गांव के लोग। क्यों? वहां के जो ये गांव के लोग थे ना, इनको 1000 2,000 5,000 लोग रुपए बांट दिए और कह दिया कि भाई इस टीम को जो है निरीक्षण मत करने देना, क्योंकि जो ऊपर बैठे लोग हैं ना, वो हिल गए हैं वर्तमान में। यहाँ पे हर लोग जो है अब क्वेश्चन करने लगा है सरकार से कि ऐसा क्यों है भाई और क्यों कर रहा है। जब तक ये चीज नहीं होगी ना बड़े स्तर पर, हमें ऐसे ही जीना होगा मेरे भाई, और हमें इससे आज़ादी लेनी होगी। आज़ादी लेनी है ना, ये जो लोग हैं ना ऊपर लेवल पर, लोकसभा में बैठे लोग हैं, राज्यसभा में लोग बैठे हैं, ये मैं नाम ये नहीं लेना चाहता, आपको ही पता है, ऊंचे लेवल पर जो लोग बैठे हैं ना, ये डरते हैं। किससे डरते हैं? ये इनसे नहीं डरते, सरकारी जो कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हो गए, आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, फॉरनर जो ये बड़े बड़े पद होते हैं जो आईएएस के अंदर होते हैं ना, उसके अंदर जो लोग हैं ना, उससे नहीं डरते ये मेरे भाई। ये कैसी सोच वाले ये ऐसी सोच वाले लोग से डरते हैं कि जिसने चिगुएरा को पढ़ा है, जिसने भगत सिंह को पढ़ा है, जिसने राजगुरु को पढ़ा है, जिसने सुखदेव को पढ़ा है, जिसने चंद्रशेखर आजाद को पढ़ा है, जिसने महात्मा गांधी को पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे नाम गिनवा दूंगा मेरे भाई, रात खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों के नाम नहीं खत्म होंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को जिन्होंने पढ़ा है ना, उन लोगों से डरते हैं मेरे भाई ये। ठीक है, अभी तो मैंने एक चीज देखी यार, बिहार के अंदर आपने देखा है, बिहार के अंदर एक बड़ा अच्छा नजरिया देखा। पता नहीं एक छोटा सा बच्चा था, वो बहुत अच्छा देख के लगा मेरे भाई, 8-10 साल या 12 साल का ज्यादा से ज्यादा होगा। उस मेरे भाई ने ना जो है ना, पुलिस के आगे ऐसी ऐसी बातें कही हैं, दिल खुश हो गया तेरी कसम से। जो मैं बातें बोलना चाहता हूं ना वर्तमान में, जो नहीं बोल पाता, कसम से उस बच्चे ने पुलिस के आगे पता है क्या बोला? तुम्हारा जमीर मर चुका है, तुम्हारे भी बच्चे हमारे ही बीच में बैठे हुए हैं, तुम्हारे ही बच्चों के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और तुम ही जो है लाठी चार्ज कर रहे हो उन्हीं बच्चों के ऊपर। थोड़ी तो शर्म करो दोस्तों,
क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? तुम ये कहते हो कि हम तो मजबूर है। मजबूरी क्या होती है? मजबूरी छोड़ दो, सरकारी नौकरी छोड़ दो, छोड़ दो सरकारी नौकरी। करने के लिए बहुत कुछ है करने के लिए, भूखे नहीं मर जाओगे, क्योंकि वो जिस भगवान ने जीवन दिया है ना, वो ऐसे आसानी से किसी को नहीं मारता मेरे भाई। उसने सब कुछ सेट कर रखा है। बस दिक्कत ये है कि हम अपना कर्म करना भूल जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, आंसर जो है ना, एक मजबूरी वाला नाम दे देते हैं कि हमारे तो बच्चे हैं यार, वो कैसे पलेंगे, हम तो मजबूर हैं यार। कोई मजबूर नहीं होता। सही गलत डिसीजन लेने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है मेरे भाई, ठीक है? या तो आप सही चुनते हो या आप गलत चुनते हो मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस आई होप आप समझ रहे होगे। आपको कोई गलत काम नहीं करना है। अगर इन फ्यूचर में अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में लग जाओ ना, और कभी ऐसी स्थिति बन जाए मजबूरी वाली जो मैं आपको बता रहा हूं, तो बिना सोचे समझे उस सरकारी नौकरी को लात मार देना मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि मेरा ये मानना है, अब आप हो सकता है आप ये आपके मन में आए यार यो तो लाख कौन रहा यार, यो हमने भाई ऐसा कह रहा हूं, सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा ज़मीर होता है सबके, सबसे बड़ी अपनी अंतरात्मा होता है। अगर वो अंतरात्मा अगर आपका साथ नहीं दे रही ना, अगर अंतरात्मा ये कह रही है कि ना यार तूने बुरा किया है, तो कितना भी अच्छा कर लेना, कितने ही पैसे कमा लेना, कुछ भी कर लेना, इस जिंदगी में कभी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। समझ गए मेरी बात? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, फटाफट चलते हैं, थोड़ी सी बातें हो गई बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, क्योंकि ये बातें कभी खत्म नहीं होगी। मुझे पता है वर्तमान में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कितनी कितनी बुरी बुरी चीज़ें चल रही हैं, जिनका एनालाइज करना भी इतना मुश्किल है। रात खत्म हो जाएगी, साल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बातें खत्म नहीं होंगी मेरे भाई, ठीक है? तो हम फोकस करते हैं हरियाणा करंट अफेयर जनवरी पर। क्वेश्चन नंबर 11 को फटते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव ने किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल का दौरा कर वहां चल रही खुदाई और पुरातत्विक कार्यों की जो है समीक्षा की थी मेरे भाई? अब फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, अगस्त 2026 तक, ठीक है? अगस्त 2026 तक जो है हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है मेरे भाई, ठीक है? हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है मेरे भाई, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राखीगढ़ी कहां पर अवस्थित है? राखीगढ़ी हिसार के अंदर अवस्थित है मेरे भाई। इन्होंने हरियाणा के जो मुख्य सचिव थे ना, इन्होंने जो है जनवरी 2025 में जो है राखीगढ़ी का दौरा किया था मेरे भाई, ठीक है? हरियाणा के मुख्य सचिव ने प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन स्थल राखीगढ़ी का जो है दौरा किया। जो उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही खुदाई का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने उत्खनन स्थलों माउंट संख्या यानी कि गुफा संख्या 1, 3, 4 का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने राखीगढ़ी में बन रहे संग्रहालय का भी जायजा लिया, जहां टेराकोटा वस्तुएं, बर्तन और मानव कंकाल प्रदर्शित किए जाएंगे मेरे भाई, ठीक है? आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी में खुदाई का कार्य मुख्य रूप से एएसआई के पुरातत्विक के नेतृत्व में किया गया था। अमरेंद्र नाथ के नेतृत्व में जो है ये किया गया था। ये क्वेश्चन हरियाणा स्टैटिक जीके से भी पता है, आपको पता भी होगा मेरे भाई, ठीक है? तो ये सारा यहां से आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि राखीगढ़ी स्थल पर किस टीले की खुदाई के दौरान एक बड़ी स्टेडियम जैसी आकृति प्राप्त हुई है, जो हड़प्पा वासियों की स्थापत्य कला को दर्शाती है? तो राखीगढ़ी स्थल से जो है एक टीले की खुदाई करते दौरान जो है एक बड़ा स्टेडियम जैसी जो है आकृति पाई गई है मेरे भाई, ठीक है? एक स्टेडियम जैसी आकृति प्राप्त हुई है, और जो हड़प्पा वासियों की स्थापत्य कला को दर्शाती है। तो कौन सी जो है किस टीले से ये प्राप्त हुआ है? तो ये कौन सा टीला प्राप्त हुआ है मेरे भाई? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीला संख्या 3 से जो है ये आकृति प्राप्त हुई है मेरे भाई, ठीक है? राखीगढ़ी के खुदाई के दौरान टीला संख्या 3 पर एक स्टेडियम जैसी आकृति मिली है। यह आकृति हड़प्पा वासियों की स्थापत्य कला और उनके उन्नत नगर नियोजन कौशल को जो है प्रमाणित करती है। इसके अलावा स्थल पर सुनियोजित जल निकासी प्रणाली, अपशिष्ट निपटान के लिए बड़े पात्र और 2 मंजिला मकान भी जो है मिले हैं मेरे भाई, ठीक है? आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, हरियाणा सरकार के हालिया दावों के अनुसार राज्य का लिंगानुपात वर्ष 2014 के 871 से बढ़कर वर्ष 2024 में कितना हो गया मेरे भाई? तो ये 910 हो गया मेरे भाई, ठीक है? तो डोंट वरी, ये जो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये मेंशन करके देगा कौन से ईयर से कौन से महीने के बीच में ये पूछ रहा है मेरे भाई। हरियाणा सरकार के आंकड़ों के अनुसार राज्य ने वर्ष 2014 में अपने लिंगानुपात को 871 से बढ़ाकर वर्ष 2024 में 910 कर दिया है, जो 39 अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। यह महत्वपूर्ण प्रगति हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाए गए कड़े अभियानों की सफलता को रेखांकित करती है मेरे भाई, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या और अवैध लिंग निर्धारण को रोकने के लिए वर्ष 2014 से अब तक पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कुल कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है दर्ज की जा चुकी है? तो कितनी एफआईआर जो है दर्ज की जा चुकी है इन चीजों को रोकने के लिए? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। 1217 जो है रिपोर्ट अभी तक जो है प्राप्त हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है। 2014 से अब तक हरियाणा में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के तहत कुल 1217 प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज, ठीक है। एफआईआर की फुल फॉर्म भी यहां से याद रखना, वैसे पता होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसमें अंतरराज्यीय छापों के माध्यम से पड़ोसी राज्य में दर्ज की गई 397 एफआईआर भी शामिल है। इन कार्रवाइयों के तहत अब तक अवैध गतिविधियों में संलिप्त 4000 से अधिक लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ये ऐसे जो मामले हैं ना मेरे भाई, ये ऐसे जो मामले हैं ये कब तक नहीं रुक सकते? कभी आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं ये क्यों नहीं रुक रहे, या कब तक कैसे रोका जा सकता है? तो मेरा ऐसा मानना है मेरे भाई, इनको जो है ऐसे रोका जा सकता है। ये जो इंसान जैसे लिंग की जांच करवाता है ना, जैसे कि कोई इंसान लिंग की जांच करवाया गया, अब उस पर तो एफआईआर कर दी, उस पे तो करो कार्रवाई, लेकिन मेरा ये मानना है जो हॉस्पिटल ऐसी चीजें कर रहे हैं ना, उसको आप लाइफ टाइम के लिए बैन कर दो और लाइफ टाइम के लिए उस डॉक्टर को जेल में डाल दो मेरे भाई। क्योंकि जब तक हॉस्पिटल ये लिंग जांच करना बंद नहीं करेंगे ना, लोग तो आएंगे जांच करवाने, सीधी सी बात है। अब जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा तो आप कहां जाओगे मेरे भाई? समझ रहे हो मेरी बात को? आई होप आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हरियाणा के महिला एवं बाल विकास क्षेत्र में पोषण स्तर को बेहतर करने वाला पोषण अभियान केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को शुरू किया गया था? तो ये 8 मार्च 2018 को जो है ये पोषण अभियान मेरे भाई शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में बौनापन, कुपोषण और एनीमिया को दूर करना है। हरियाणा में इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाखों प्रतिभागियों को लाभान्वित जो है किया जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा सा ये बोला नहीं जा रहा, लाभान्वित, ठीक है, बोला जा रहा। बड़ा ही हिंदी सच में बहुत मुश्किल है यार, हम हिंदी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अदरवाइज जो हिंदी है ना, एक नंबर की लैंग्वेज है, इंग्लिश से तो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। यकीन मानना, इंग्लिश तो बहुत घटिया लैंग्वेज है, काफ़ी शब्दों के मतलब तो पता भी नहीं होते। लेकिन हिंदी है ना, वो शुद्ध हिंदी है मेरे भाई, इसको बस बढ़ावा नहीं दिया गया मेरे भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो देखो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हिंदी को हमारे देश में तो बढ़ावा मिल सकता है मेरे भाई। मिल सकता है, नहीं मिल सकता? गलत बोल रहा हूँ क्या? आप खुद सोचो। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, SUPREME, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लैंग्वेज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो मामले आते हैं, जो बहस होती है वकीलों के अंदर, जो जज अपनी जो डिसीजन लेते हैं, वो किस लैंग्वेज में होते हैं? वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है मेरे भाई। अगर सारी चीजें, सुप्रीम कोर्ट तो क्या है, न्यायपालिका है ना, कार्यपालिका तो नहीं है, न्यायपालिका है। अब सबसे बड़ी न्यायपालिका में चीजें इंग्लिश में हो रही है, तो वही चीज है ना। अब जो पेड़ है ना, पेड़ है, इसकी जब तक जड़ें सुरक्षित नहीं होंगी, जड़ें हरी भरी नहीं होंगी, जड़ों का देखभाल नहीं किया जाएगा, तो इसकी जो टहनियां है ना, वो टहनियां या तो उगेंगी नहीं, या फिर बोनी उगेंगी, या फिर इसके अंदर जो फल है वो लगेगा ही नहीं, और फल लगेगा तो सड़ा हुआ फल लगेगा। ये एक एग्जाम्पल दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे मेरे भाई। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा क्या? चलो कोई बात नहीं है, इसका क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। हरियाणा में बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए चल रही सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि कितनी है मेरे भाई? तो ये 250 है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अंतर्गत न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि 250 है, जबकि अधिकतम वार्षिक निवेश सीमा 1,50,000 निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम आयु की अधिकतम 2 बेटियों के लिए बचत खाता खोल सकते हैं। हरियाणा में अब तक इस योजना के तहत, ठीक है, ये आंकड़ा देख लेना मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 8,23,522 से अधिक बचत खाते जो है खोले जा चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि मेवात क्षेत्र में 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को वित्तीय सहायता और कौशल निर्माण प्रदान करने वाली मेवात किशोर बालिका योजना के तहत वर्ष 2024-25 में कितनी बालिकाओं को जो है लाभ प्रदान किया गया है? तो कितनी बालिकाओं को जो है लाभ प्रदान किया गया है? 13,439 बालिकाओं को जो है ये लाभ प्रदान किया गया मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 से 7 जो हरियाणा करंट अफेयर पूछा जाएगा ना, इसमें से मोस्टली आपको मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, एक क्वेश्चन हो सकता है जो ना मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे बारे मेरे भाई, ठीक है। तो मेवात क्षेत्र में संचालित है एक योजना जिसका नाम है किशोर बालिका योजना। इसने वर्ष 2024-25 में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की कुल 13,439 बालिकाओं को सहायता प्रदान की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किशोरियों में आत्म विकास, कौशल निर्माण और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाना है मेरे भाई। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हरियाणा सरकार ने लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वर्ष 2024 में आकाशवाणी पर कौन सी विशेष रेडियो कार्यक्रम जो है शुरू किया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। मारी लाडो जो है ये कार्यक्रम रेडियो पर शुरू किया गया था। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 में लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को नया आकार देने के उद्देश्य से आकाशवाणी पर मारी लाडो रेडियो कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्वतंत्रता और नेतृत्व जैसी महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया था। अब तक इस रेडियो कार्यक्रम में 1,60,000 से अधिक प्रतिभागी जो है शामिल हो चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है हरियाणा सरकार ने किस तिथि तक राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने किस तिथि तक, तो 28 फरवरी 2025 तक 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने का जो है ये घोषणा की है मेरे भाई। तो यहां से देख लेते हैं, हरियाणा सरकार 28 फरवरी 2025 तक तीनों नए आपराधिक कानूनों को राज्य में पूरी तरह से लागू करने जा रही है। इन कानूनों के सफल संचालन के लिए 5G तकनीक को व्यापक रूप से अपनाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस के लिए अपराध स्थलों पर डिजिटल साक्ष्य जुटाने हेतु अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसी तकनीकें जो है लागू की जा रही है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। नए आपराधिक कानूनों के तहत समन की भौतिक डिलीवरी की आवश्यकताओं को समाप्त करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा किस मोबाइल ऐप का जो है उपयोग किया जा रहा है। तो किस मोबाइल ऐप का जो है उपयोग किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ई समन ऐप का जो है उपयोग किया जा रहा है। पहले क्या होता था भाई, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है भाई कोई कोर्ट केस हो गया, तो कोर्ट से जो व्यक्ति समन लेकर आता था ना, पहले क्या होता था, मैनुअल कोर्ट से कोई व्यक्ति आता था, मतलब कोर्ट का जो समन ऑर्डर होता था ना, वो उस व्यक्ति के घर लेकर जाता था। अब उस स्थिति में कई बार होता था कि भाई व्यक्ति या तो गायब हो जाता था या फिर व्यक्ति मिल नहीं पाता था। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अब एक एप्लीकेशन बना दी है मेरे भाई। ठीक है, अब एप्लीकेशन के थ्रू जो समन ऑर्डर होता है ना, वो डायरेक्ट जो है उस तक पहुंच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस के द्वारा उपयोग किया जा रहा ई समन ऐप समन की भौतिक रूप से तामील करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। इसके माध्यम से समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से मोबाइल डिवाइस या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाते हैं और तामील होने के स्क्रीनशॉट को सीधे सिस्टम पर अपलोड कर दिया जाता है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। थोड़ा सा तेज चलते हैं, काफी पीछे रह गए हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि तकनीकी उन्नयन के तहत हरियाणा के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम से जुड़े कितने कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। एक सेकंड होल्ड रखना प्लीज, एक कॉल आ रही है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं दोबारा से। तकनीकी उन्नयन के तहत हरियाणा के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम से जुड़े कितने कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। तो ये 6 कंप्यूटर जो है स्थापित किए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, देख लेते हैं। तकनीक उन्नयन के तहत हरियाणा के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम से जुड़े 6 कंप्यूटर क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के लिए डिजिटल साक्ष्य प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु नए टैबलेट और मोबाइल हैंडसेट भी जो है खरीदे जा रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। हरियाणा में डिजिटल साक्ष्य अपलोड करने के लिए विकसित ई साक्ष्य ऐप के बैकएंड स्टोरेज का प्रबंधन किस राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जो है किया जा रहा है। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है ये किसके द्वारा जो है डेवलप की गई है, यानी कि इसका जो है बैकएंड पर कौन काम कर रहा है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जो है इस ऐप की जो है देखरेख कर रही है मेरे भाई। ठीक है, ई साक्ष्य ऐप को पुलिस विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अपलोड करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर बैकएंड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, जिसका प्रबंधन भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। NIC की स्थापना 1976 में ई गवर्नेंस समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। 24 कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने नए अमृत सरोवर बनाने की जो है घोषणा की है। तो ये 2200 अमृत सरोवर जो है बनाने की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में 2200 नए अमृत सरोवर जल निकाय बनाने की योजना की जो है घोषणा की है। ये नए सरोवर पूर्व में स्थापित 2000 अमृत सरोवरों के अतिरिक्त होंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल संरक्षण को
बढ़ावा देना और कृषि गतिविधियों को सुदृढ़ समर्थन जो है प्रदान करना है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कितने सौर पैनल लगाने का जो है लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है 1 लाख सोलर पैनल जो है लगाने का लक्ष्य रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में 1 लाख सौर पैनल लगाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल से राज्य में सतत ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और राज्य के समग्र कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में जो है बड़ी मदद मिलेगी। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर करने के लिए शुरू किए गए अमृत सरोवर मिशन में तकनीकी साझेदारी के रूप में किस संस्था को जो है नियुक्त किया गया है? तो ये भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिशन अमृत सरोवर के कार्यान्वयन और जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए भूस्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने हेतु BISAGN को तकनीकी साझेदार नियुक्त किया गया है। BISAGN इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी। यह मिशन मूल रूप से 24 अप्रैल 2022 को जो है शुरू हुआ था मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में किस कक्षा तक भगवत गीता को शामिल करने की जो है घोषणा की है? तो ये देख लो मेरे भाई, भगवत गीता को शामिल किया जा रहा है। चलो ठीक है भाई, आप ज्ञान देना चाहते हो तो उस हिसाब से आप चलो छोड़ो यार। खैर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तो ये कह रहा है कि भाई किस कक्षा तक पाठ्यक्रम में जो है भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा की। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भगवत गीता शामिल करने का जो निर्णय लिया है ना, ये अच्छी बात है। चलो अपने बच्चों को जो है धर्म सिखाया जा रहा है या फिर धर्म के बारे में शिक्षा दी जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन उस हिसाब से जो पाठ्यक्रम है ना उसमें भी चेंज किया जाना चाहिए। जैसे कि इन फ्यूचर में ITI के जो सब्जेक्ट हैं उनको इंक्लूड कर देना चाहिए। जितने भी स्किलफुल सब्जेक्ट होते हैं जिनसे सीखा जा सकता है इन फ्यूचर में, उनको ऐड कर देना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कक्षा 8 तक के, ठीक है, पाठ्यक्रम में जो है भगवत गीता को शामिल करने की जो है घोषणा की गई है मेरे भाई। छात्रों में नैतिक मूल्यों और सुसंस्कारों की स्थापना के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कक्षा 8 तक के स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की जो है घोषणा की है मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है जल शक्ति मंत्रालय की हालिया भूजल रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में कितने प्रतिशत भूजल नमूनों में फ्लोराइड का स्तर स्वीकार्य सीमा से जो है अधिक पाया गया है? तो कितना स्वीकार्य सीमा से जो है अधिक पाया गया मेरे भाई? 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9% ज्यादा जो है ये पाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के लगभग 9% भूजल नमूनों में फ्लोराइड का स्तर स्वीकार्य सीमा से जो है अधिक पाया गया है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अत्यधिक प्रभावित है। वहीं लगभग 20% नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा, 3.5% नमूनों में आर्सेनिक संदूषण जो है पाया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये सब उसी का नतीजा है जो हम पानी में नदियों में जो मिलाते हैं ना, गंदा पानी मिलाते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण, ये उसी का नतीजा है। और आने वाले समय में ये बढ़ने ही वाली है, ये जो चीज़ें हैं ना बढ़ने ही वाले हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। हरियाणा के अधिकारियों द्वारा पड़ोसी राज्य में अवैध लिंग निर्धारण के खिलाफ की गई कार्रवाई में अकेले उत्तर प्रदेश में कितनी FIR दर्ज की गई है? तो 205 FIR जो है अकेले उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पिछले एक दशक में हरियाणा के अधिकारियों ने सीमा पार अवैध लिंग निर्धारण परीक्षण गतिविधियों से संबंधित अन्य राज्यों में कुल 397 FIR दर्ज की गई है। ये क्वेश्चन ऊपर भी हमने देखा था, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 205 FIR जो है दर्ज की गई है। हरियाणा में सख्त कानूनी कार्रवाई के डर से लोग अवैध परीक्षणों के लिए पड़ोसी राज्य यूपी की ओर जो है रुख कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? केंद्रीय रेल मंत्री की घोषणा के अनुसार भारत द्वारा विकसित किए गए विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन का पहला परीक्षण हरियाणा के किस मार्ग पर किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली मेरे भाई। तो जींद सोनीपत मार्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये अब उद्घाटन हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ी भी होगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31
वन को देख लेते हैं। 31 कह रहा है हाल ही में हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी प्रेमियों द्वारा एक अत्यंत दुर्लभ पक्षी प्रजाति फोल्केडेक डक को देखा गया है। तो कौन से नेशनल पार्क में जो है ये देखा गया है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है ये देखा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सारे नाम जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दो। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यमुनानगर के अंदर अवस्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर अवस्थित है? गुड़गांव के अंदर अवस्थित है। भिंडावास कहां पर अवस्थित है? झज्जर के अंदर अवस्थित है। छिलछिला जो है कुरुक्षेत्र के अंदर अवस्थित है। ठीक बात है ना। अब आप मुझे जो है इनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर बता दो कि किस उद्यान का जो है कब इसका जो है स्थापना हुई थी मेरे भाई। ठीक है, ऐसा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, या फिर जितनी भी जानकारी आपके पास है ना वो सारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख दो मेरे भाई। तो ठीक है, ये यहां से पढ़ लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित प्रसिद्ध सुल्तानपुर झील को किस वर्ष वन्य जीव अभ्यारण्य का जो है दर्जा दिया गया था? तो ये कब दिया गया था मेरे भाई? सबको पता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रैल 1971 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अप्रैल 1971 में सुल्तानपुर झील 1.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पंजाब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959 के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके बाद जुलाई 1991 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसका दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। यह उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अवस्थित है। पूरा क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। हरियाणा के स्टैटिक जीके के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो यह याद रखना, जो सुल्तानपुर झील है ना, इसके अंदर जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसके भीतर अंदर एक सुल्तानपुर झील है जिसको जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला था? अप्रैल 1971 में मिला था मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों एससी की सूची में किन विशिष्ट जातियों के नामों को आपत्तिजनक और अपमानजनक मानते हुए हटाने का जो है आग्रह किया गया? मतलब आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मैं बोलूंगा भी नहीं, बस आपको क्वेश्चन का ऑप्शन याद रखना, आंसर याद रखना। 33 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये जो नाम दिए गए हैं ना इनको थोड़ा सा अपमानजनक माना जाता है। अगर इनसे इनको बुलाया जाए तो थोड़ा सा अपमानजनक माना जाता है, तो ये थोड़ा आप देख लेना। और इसका जो है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली हरियाणा की झांकी का मुख्य विषय क्या निर्धारित किया गया था? तो 2025 की गणतंत्र दिवस, अब तो 2026 भी जा चुका है, 2026 वाला 2026 में देखेंगे। तो 2025 की गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को जो परेड हुई थी उसमें हरियाणा की झांकी का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय क्या था मेरे भाई? समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास जो है इसका मुख्य विषय था 2025 की परेड का मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से पढ़ लेना, झांकी का मुख्य विषय समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास था मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये गणतंत्र दिवस परेड का भी यहां पे लिख दिया भाई, ये भी याद रखना। गणतंत्र दिवस परेड 2025 का मुख्य राष्ट्रीय विषय स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहे हैं हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में वायु प्रदूषण नियंत्रण और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए स्वीकृत हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की कुल बजटीय लागत कितनी है? तो बजट कितना, इसको जो है लागत कितनी है मेरे भाई? 35 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3647 करोड़ आप कह सकते हो, 3647 करोड़ रुपए हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यावरण सुधार हेतु हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी कुल बजटीय लागत जो है 3647 करोड़ है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना और सिंधु गंगा के मैदानों में उत्सर्जन को कम करना है। इस परियोजना के तहत जिला स्तर पर कार्य बढ़ाने के लिए 24 स्वच्छ वायु राजदूत भी जो है शामिल किए जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, कर्जा तो बढ़ रहा है भाई, हरियाणा राज्य के ऊपर भी बढ़ रहा है, पूरे भारत देश के ऊपर भी बढ़ रहा है। और ये कर्जा इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि भारत देश को जो है थोड़ा सा सही किया जा सके, व्यवस्थित किया जा सके, युवाओं पर खर्च किया जा सकते, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है मेरे भाई, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ठीक है, उधार बढ़ता जा रहा है लेकिन जो सुधार है ना वो नहीं बढ़ता जा रहा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? तो हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को जो है सहकारिता वर्ष के रूप में जो है ये मना रही है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में गौशालाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की चारा अनुदान राशि जो है जारी की है? तो 216.25 करोड़ रुपए जो है गौशाला के चारा के रूप में जो है ये निर्धारित किया मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से पढ़ लेना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा सा जल्दी चलते हैं मेरे भाई। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर एक शोध पीठ की स्थापना की जा रही है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में जो है इसकी एक पीठ की जो है स्थापना की जा रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी मेरे भाई, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं नाम पर जो है शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। इस शोध पीठ के माध्यम से गुरु जी के जीवन, शिक्षाओं और सिद्धांतों पर जो है शोध कार्य किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना मेरे भाई। और गुरु नानक देव जी को जो है इनका आकलनकर्ता कहा जाता है, यानी कि जो स्थापना की गई थी वो गुरु नानक जी के द्वारा ही की गई थी मेरे भाई। और जब एक चीज मैं बताता हूँ, शायद आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप इससे आप समझने की कोशिश करोगे क्या चीज है। गुरु नानक देव जी एक बार जो है कहाँ पर गए थे मेरे भाई, कहाँ गए थे? मदीना में गए थे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, मुस्लिमों का जो तीर्थ स्थान है ना, मक्का में है, मक्का के अंदर है मेरे भाई। यहाँ पर गुरु नानक साहब गए थे और जो है गुरु नानक साहब ने जो है उनका जो पवित्र स्थल था उस तरफ पैर करके जो है सोए हुए थे। तो वहाँ के जो गुरु थे, मतलब जो मुस्लिमों के जो गुरु थे या जो भी आप कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इनको पता नहीं, तो वो बोले कि गुरु नानक जी को बोले कि आपने जो है पैर, मतलब कि ये इनका पवित्र स्थान मान लो। और जो गुरु नानक देव जी थे वो ऐसे सोए हुए थे, ठीक है। ये इनका सिर था और यहाँ पे इनके पैर थे मेरे भाई, ठीक है। ये पैर थे गुरु नानक देव जी के। तो ये जो इनके गुरु थे वो ये बोले कि आपने जो है पैर इस तरफ कर रखे हैं, तो प्लीज आप पैर हटा लीजिए, किसी और तरफ कर लीजिए। तो गुरु नानक देव जी ने एक बात कही थी, वो उन्होंने पता है क्या कहा था, आप मेरे पैर जो है उस डायरेक्शन में कर दो जहां पर जो है भगवान ना हो, जहां पर जो है आपका अल्लाह ना हो, मेरे पैर वहां पर कर दो मेरे भाई। ये बात कही थी और इस बात से आई होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। भगवान केवल मंदिरों में नहीं है, भगवान केवल मूर्तियों में नहीं है। आपका मन स्वच्छ होना चाहिए, आपकी नीयत स्वच्छ होनी चाहिए, आपका दिल स्वच्छ होना चाहिए, आपका दिमाग स्वच्छ होना चाहिए। भगवान हर जगह मौजूद है मेरे भाई, ठीक है। अभी मैं इस कमरे में बैठा हूं, यहां पर भी मौजूद है भगवान। आप जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी भगवान है मौजूद मेरे भाई। सिर्फ सोचने देखने का नजरिया अलग होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहे हैं हरियाणा सरकार ने बीएसएनएल के साथ मिलकर पंचायतों के सरकारी संस्थानों को फ्री इंटरनेट देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है जिससे 1 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा? तो ये एक योजना है फ्री फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन योजना मेरे भाई। इस योजना के तहत जो है हरियाणा सरकार जो है बीएसएनएल के साथ मिलकर अब गांवों पर भी जो है 1 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट देने की योजना बना रही है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है हरियाणा प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसकी स्थापना आप सभी जानते हो 1957 में जो है हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं, जो राष्ट्रपति थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था 1957 में। तो इन्होंने जो है 2025 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस 68वां स्थापना दिवस मनाया मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, 11 जनवरी 1957 को प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने जो है द्वारा की गई थी। 68वां स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट किया है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। 41 कह रहा है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में नवनिर्मित एग्री टूरिज्म सेंटर का जो है उद्घाटन जनवरी 2025 में किया गया? तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। रोहतक वाले की कब हुई थी? एमडीयू की 1976 में हुई थी मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये मैं थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं भाई, ऑलरेडी जो है 1 घंटे की वीडियो हो गई है, अभी क्वेश्चन और भी बाकी है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको जो मैं दे रहा हूं ना, ये आपको जरूर पढ़ना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये पढ़नी जरूरी है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे हैं दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित पोषण उत्सव नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के द्वारा किया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो ये उस समय जनवरी 2025 के अंदर जो है हरियाणा के मुख्य सचिव होते थे, कौन होते थे? अनुराग रस्तोगी होते थे। वर्तमान में अगस्त 2026 में जो हरियाणा के मुख्य सचिव है ना, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सैनी ने हिसार के क्या बता दिया मैंने? क्वेश्चन नंबर 42 का क्या बता दिया? सी, अच्छा सी आएगा, मैंने बी बता दिया क्या? सॉरी मिस्टेक होगी यार, ठीक है ना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया था मेरे भाई, ठीक है। हो जाती है यार गलती कई बार, ठीक है ना। ये नहीं आएगा भाई, ठीक है, नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया था।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री का नया विशेष कर्तव्य अधिकारी ओएसडी किसे नियुक्त किया गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका आंसर जो है ना 43 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वीरेंद्र सिंह बड़ खालसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये न्यूज कब की है, जनवरी 2025 की है। अभी कुछ टाइम पहले, अगस्त में नहीं, शायद जून जुलाई के अंदर जो है 2026, जून या जुलाई, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, एग्जैक्ट जून जुलाई 2026 में जो है एक और ओएसडी नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री का। किसे नियुक्त किया गया, भोपाल सिंह खदरी, नाम तो जानते ही होंगे आप, भोपाल सिंह खदरी मेरे भाई। ठीक है, इनको भी नियुक्त किया गया है। तो ये मत सोचना कि अब जो है ये जो ओएसडी है ये अब भोपाल सिंह खदरी है मेरे भाई। ठीक है, भोपाल सिंह खदरी। ओएसडी जो पद है ना, मुख्यमंत्री की सलाह के लिए बनाया जाता है, और इस पद पर वर्तमान में 4 से 5 अधिकारी नियुक्त हैं। हर का काम अलग अलग है, मतलब कि कोई जो है एक ओएसडी जो है हरियाणा का मीडिया देख रहा है, एक ओएसडी जो है हरियाणा का सोशल मीडिया देख रहा है, एक ओएसडी जो है हरियाणा का कोई डिपार्टमेंट देख रहा है, ऐसे देख रहा है मेरे भाई। तो याद रखना, वीरेंद्र बड़ खालसा भी हैं वर्तमान 2026 तक ओएसडी, और भोपाल सिंह खदरी भी हैं, 2-3 और है मेरे भाई, उनके नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस खिलाड़ी को दिव्यांगजन अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणवीर सिंह सैनी को जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया मेरे भाई। कुरुक्षेत्र के रणवीर सिंह सैनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। केंद्रीय कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य को हाल ही में कितने करोड़ रुपए की जो है किस्त जारी की है। तो ये 1891.22 करोड़ रुपए की जो है किस्त केंद्र सरकार ने हरियाणा को स्थानांतरित की है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, तो 46 बोल रहा है हरियाणा सरकार ने राज्य में जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए पहले से स्थापित 2000 अमृत सरोवर के अतिरिक्त कितने नए अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की है। तो ये मेरे भाई कितनी की है, 2200 की है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य भर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2200 नए अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के किस वरिष्ठ जज को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो ये जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया। तो ये पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में ही कार्यरत थे, बाद में जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे ना, कोलेजियम था, उन्होंने सिफारिश की भाई ये जो जज हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया, इनको क्या करो, हिमाचल प्रदेश का जो है हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, हाईकोर्ट का जो है जज नियुक्त कर दो मेरे भाई। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने जस्टिस गुरमीत सिंह संधालिया को जो है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की। इन्होंने 30 सितंबर 2011 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज के रूप में भी जो है नियुक्त किया गया था मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। 48 बोल रहा है कि हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को नैतिक और सांस्कृतिक ज्ञान देने के लिए किस कक्षा तक श्रीमद् भागवत गीता का अनिवार्य कर दिया गया। 8वीं कक्षा तक जो है ये अनिवार्य कर दिया गया। 48 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाएंगे। 49 बोल रहा है कि नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है, जिसका आयोजन अप्रैल 2025 में होगा। तो ये हरियाणा को जो है मेजबानी सौंपी गई है। नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी हरियाणा को मिली है और इसका आयोजन 21 से 24 अप्रैल 2025 को जो है किया जा चुका है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि बिहार के पूर्णिया में आयोजित 53वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो हरियाणा ने जो है तीसरा जो है स्थान हासिल किया है मेरे भाई। ठीक है, तो 5 से 9 जनवरी 2025 तक पूर्णिया बिहार में आयोजित 53वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम ने जो है तीसरा स्थान जो है हासिल किया है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं। 51 बोल रहा है कि 26 जनवरी 2025 को कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा की झांकी किस थीम पर आधारित थी। समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास पर जो है ये आधारित
थी मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं वर्ष 2025 के 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा को कर्तव्य पथ पर लगातार कौन सी बार अपनी झांकी प्रदर्शित करने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सा लगातार जो है चौथी बार जो है अवसर प्राप्त हुआ है हरियाणा को अपनी झांकी प्रस्तुत करने के लिए मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाएंगे। हरियाणा सरकार ने झज्जर जिले के बेरी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले किस गांव का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर बिरहड़ माजरा जो है कर दिया है। तो राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मोहम्मदपुर माजरा गांव का जो है नाम बदलकर अब बिरहड़ माजरा जो है कर दिया है, और ये कहां पर अवस्थित है, झज्जर जिले के अंदर जो है ये अवस्थित है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। हरियाणा की प्रसिद्ध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना 22 जनवरी 2025 को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये पानीपत से जो है इसका उद्घाटन यानी कि शुरू की गई थी यह योजना, और इसको जो है कितने वर्ष हो गए हैं। तो इसको जो है मेरे भाई 10 वर्ष हो गए हैं मेरे भाई। ठीक है, 2025 में कितने हो गए, तो 2015 को इसको शुरू किया गया था, लिखा भी होगा 22 जनवरी 2015 मेरे भाई। ठीक है, 2015 और जो है ये क्वेश्चन भी कब का है, तो ये क्वेश्चन भी मेरे भाई जनवरी 2025 का है मेरे भाई। ठीक है, 2025 का, तो ये लगभग कितने हो गए मेरे भाई, 10 साल हो गए मेरे भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नव चयनित पटवारियों की प्रशिक्षण की अवधि को 1.5 वर्ष से कम करके कितने समय करने की जो है घोषणा की है। जो पटवारी होते हैं ना, पटवारी, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको कम कर दिया। पहले ट्रेनिंग पीरियड कितना होता था, 1.5 वर्ष होता था, अब इसको घटाकर जो है कितना कर दिया है, 1 वर्ष जो है ये ट्रेनिंग पीरियड कम कर दिया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। 56 बोल रहा है मत्स्य पालन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में कितनी मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाएं जो है शुरू की जाएंगी। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 प्रयोगशालाएं जो है ये स्थापित की जाएंगी मेरे भाई। मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए पानी की त्वरित जांच सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा सरकार 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाएं जो है शुरू करने जा रही है। इससे किसानों को अपनी मछली पालन इकाई के पानी की शुद्धता जांच करने में जो है मदद मिलेगी। जो मत्स्य पालन होता है ना मेरे भाई, मत्स्य पालन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, पानी ही होता है। पानी की जो है जांच करनी होती है कि पानी जो है प्रदूषित हो जाता है। अगर पानी प्रदूषित हो जाता है ना, उसके अंदर अमोनिया वगैरह पता नहीं क्या फैल जाता है, अगर वो फैल गया ना, पानी प्रदूषित हो गया, तो रातों रात जो है किसान का दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि सारी मछलियां एकदम से मर जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना कि मत्स्य पालन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पानी की जांच होती है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 10 बड़े नगर निगमों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुल कितनी नई इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने का जो है निर्णय लिया है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 500 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदने का जो है ये निर्णय लिया है मेरे भाई। 50 आएगा मैंने भाई, 50 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 57 था ना, यहां पे तो लिखा ही नहीं गया, ये 500 नहीं है ना, 50 ई बसें खरीदने का निर्णय लिया है। इस प्रकार राज्य में कुल 50 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। कुल की बात की गई है मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कहा गया कुल कितनी, ये देखो कुल है ना, कुल, तो कुल 500 ही आएंगे मेरे भाई। मैं भी सोचूं यार ये मिस्टेक कैसे होगी। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है हरियाणा के किस जिले में स्मार्ट मीटर मिशन के तहत 44 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 लेन वाले ऑल वेदर ओलंपिक स्विमिंग पूल का जो है निर्माण किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करनाल के अंदर किया गया मेरे भाई। ठीक है, करनाल के सेक्टर 32 में स्मार्ट मीटर मिशन के तहत 44 करोड़ रुपए की लागत से ऑल वेदर ओलंपिक स्विमिंग पूल शुरू किया गया। यह अत्याधुनिक स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 10 लेन की क्षमता वाला है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर घोषित पद्म पुरस्कारों में हरियाणा की किन 2 हस्तियों में क्रमशः खेल और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरविंदर सिंह और संत राम देशवाल जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है हरियाणा के सोनीपत जिले के तिहाड़ कला के किस वीर सैनिक को मरणोपरांत प्रतिष्ठित शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेजर आशीष दहिया को जो है मरणोपरांत शौर्य चक्र से जो है सम्मानित किया गया। सोनीपत के तिहाड़ कला निवासी मेजर आशीष दहिया को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे जून 2024 में जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए सफल सैन्य ऑपरेशन के दौरान जो है शहीद हो गए थे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। गुरुग्राम को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने के कारण सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में हरियाणा में देश में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा स्थान प्राप्त है मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा का जो गुरुग्राम है ना, ये सॉफ्टवेयर बनाने और एक्सपोर्ट करने के रैंक में जो है तीसरे स्थान पर है मेरे भाई। ठीक है,
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है कि हरियाणा का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ये जो है जनवरी 2025 का करंट अफेयर है मेरे भाई। आप मुझे जो है अगस्त 2025 का करंट अफेयर अपडेट करके बता दो कि अगस्त 2026 तक जो है हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान लुवास हिसार, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आई थिंक 2010 में हुई थी मेरे भाई। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ 2010 में ही हुई थी क्या इसकी स्थापना? आई थिंक 2010 में ही हुई थी। पशुओं में किस बीमारी से होने वाले आर्थिक नुकसान की सटीक गणना के लिए लुवास HND ई लॉस कैलकुलेटर ऐप लॉन्च की गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुंह खुर रोग के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है मेरे भाई। ठीक है, लुवास विश्वविद्यालय के कुलपति और अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजा शेखर वुड्रू ने लुवास HND ई लॉस कैलकुलेटर ऐप जारी की है। यह ऐप पशुओं में मुंह खुर रोग के प्रकोप से होने वाले आर्थिक नुकसान की सटीक गणना करने में जो है मदद करेगी मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। 64 बोल रहा है हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नई वाइस चेयरपर्सन के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी जो है मेरे भाई जनवरी 2025 का है, तो प्लीज इसको भी जो है अगस्त 2026 से आप अपडेट कर लेना और क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना क्या अभी सुमन सैनी ही इस पद पर नियुक्त है मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये आप मुझे बताना। अपडेट है तो चेंज कर देना, आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है मैं पिन कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। हरियाणा में पहली बार नवगठित ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष प्रधान किसे बनाया गया? तो ये भी करंट अफेयर जनवरी 2025 का है, इसको भी अपडेट कर लेना अगस्त 2026 तक मेरे भाई। राइट ऑप्शन मुख्य सचिव है, तो ये तो सेम ही होगा, इसमें तो क्या चेंज होगा मेरे भाई। ठीक है, प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण, ट्रांसजेंडर तो समझते हो ना, जो बीच का पर्सन होता है। ठीक है, ये गलत मत समझना मेरे भाई, जो मेल भी नहीं होता और फीमेल भी नहीं होती। ठीक है, कल्याण के बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव इस ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के प्रधान होंगे मेरे भाई, और ट्रांसजेंडर बोर्ड के प्रधान कौन होंगे? मुख्य सचिव जो होगा मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सब्जियों पर प्रयोग के लिए प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा किस सेंटर की स्थापना 1.5 करोड़ की लागत से जो है की गई है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब्जियों का ग्राफ्टिंग सेंटर जो है ये बनाया जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। 67 बोल रहा है कि दिसंबर 2024 की जीएसटी संग्रह रिपोर्ट के अनुसार 10,403 करोड़ रुपए के कर संग्रह 10,403 करोड़ रुपए के कर संग्रह के साथ हरियाणा देश में किस स्थान पर रहा? तो याद रखना ये दिसंबर 2024 लिखकर आपको देगा। तो दिसंबर 2024 के जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा जो है पूरे देश में किस रैंक पर रहा? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथे स्थान पर रहा मेरे भाई। ठीक है, दिसंबर 2024 में हरियाणा ने 10,403 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया। इस संग्रह के साथ हरियाणा देश के 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे सबसे बड़े जीएसटी संग्रहकर्ता जो है राज्य बन गया मेरे भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। 68 बोल रहा है हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक पूरे राज्य को पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का जो है महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030 का जो है ये लक्ष्य निर्धारित किया है। पता नहीं ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। 69 को देख लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन का खिताब पहली बार किस टीम ने जो है पटना पायरेट्स को हराकर जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है जींद सोनीपत रेल मार्ग पर देश की पहली की अत्याधुनिक तकनीक से चलने वाली ट्रेन रेल इंजन का परीक्षण किया जा रहा है। हाइड्रोजन चालित ट्रेन का जो है इंजन प्रयुक्त जो है ये किया जा चुका है मेरे भाई। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मेरे भाई जनवरी, यहां पे बताता हूं। ठीक है, तो यहां पे जो है आज हमारा जनवरी 2025 का जो है मंथली करंट अफेयर जो है शुरू हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, आई बात समझ में, पहला महीने का जो है करंट अफेयर आज हमने कर लिया है। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। काफी आसानी तरीके से मैंने हर चीज यहां पर बताने की आपको कोशिश की है, और ऐसे ही हम जो है पूरे 2025 के अगले 11 महीने का करंट अफेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप ही मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप ही मेरा सब कुछ है, आप ही हैं जो इस चैनल को थोड़ा सा गति दे सकते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। और अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट्स पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहूंगा, कल वीडियो नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, कल वीडियो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कल रक्षाबंधन है मेरे भाई। ठीक है, कल क्या है? कल रक्षाबंधन है मेरे भाई, 28 अगस्त है मेरे भाई। तो कल रक्षाबंधन है, कल वाले फेस्टिवल को आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा पूरा दिन मेरे भाई। ठीक है, अपनी बहन से अच्छे तरीके से राखी बंधवाना, उनका जो है उनसे प्रॉमिस करना कि आप उनका सदैव साथ देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो मेरे भाई।
ठीक है। तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। बहन जो है माता समान होती है जो है, और भगवान समान होती है मेरे भाई। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा आपको। और कल वीडियो इसी वजह से नहीं आ पाएंगी, तो जो है इसको हम जो है, अब कल क्या वार हो गया, आज क्या हो गया, वीरवार हो गया ना, आज वीरवार हो गया ना, थर्सडे वीरवार हो गया, कल शुक्रवार, शनिवार को अब हम करेंगे मेरे भाई, ठीक है। शनिवार को हम जो है फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेके आएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसे हम जो है करेंगे मेरे भाई। तो जुड़े रहना, लगे रहना, मेहनत करते रहना मेरे भाई। मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, दोनों भाई मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक आज वीडियो स्टॉप करता हूं। मिलते हैं शनिवार को फरवरी 2025 करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कल जो है अच्छे तरीके से फेस्टिवल का जो है सेलिब्रेशन कीजिएगा। कल पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं बोलता हूं ना, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि पढ़ाई ना हो। कल बेशक आप ना पढ़ना मेरे भाई, ठीक है। तो कल हो सकता है आप रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनिवार से दोबारा से लग जाना मेरे भाई, ठीक है। तो मिलते हैं शनिवार को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अंत में सभी मेरी जो बहनें हैं, चाहे बड़ी हो या फिर छोटी हो, आप सभी को रक्षाबंधन की बेहद बेहद शुभकामनाएं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।